एक बार फिर से मैं टाइप्स ऑफ वेक्टर रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि फिर वो आगे यूज होंगे इन केस आप भूल गए हैं तो। वेक्टर में हमने टाइप्स की थी। सबसे पहला हमारा था जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब जिसका इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करता है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया, दैट इज अ जीरो वेक्टर। यानी जिसका मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, जीरो। एंड जीरो वेक्टर कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमने किया था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी। और जब क्वेश्चंस में करेंगे हम यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट करते हैं। हर बार आप क्वेश्चन में ए के ऊपर कैप डालोगे तो दैट इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर। देन कोइनिशियल वेक्टर हमने किए थे। कोइनिशियल वेक्टर का मतलब है कि टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो तो हम उसे कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। देन हमारे पास आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर बेसिकली वेक्टर्स कौन से होते हैं, जो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोई भी हो वो मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। देन इक्वल वेक्टर्स हमारे पास आते हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब ये है कि वो वेक्टर्स जिनकी सेम डायरेक्शन है एंड सेम उनका मैग्नीट्यूड है, उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बोलूंगी तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। देन हमारे पास लास्ट था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि जो उनकी लेंथ है वो सेम आ रही है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट चल रही है, एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर का क्या बोलेंगे कि ये ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में किया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था इसके बेसिस पे। उसके बाद हमारा जो लास्ट एक वेक्टर में छोटा सा ये आता है टर्म, दैट इज फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर बेसिकली क्या है कि हम अगर बिना मैग्नीट्यूड एंड बिना डायरेक्शन को चेंज किए वेक्टर्स को पैरेलली हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, हम उनको फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ना हमने डायरेक्शन चेंज करनी है ना हमने मैग्नीट्यूड चेंज करना है, तो दोनों चीजें हम नहीं चेंज करेंगे बट वेक्टर्स को हम पैरेलली कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर, ठीक है। कहीं पे भी उठा के लगा दिया, बस ना मैग्नीट्यूड चेंज किया ना डायरेक्शन चेंज की, तो पैरेलली कहीं पे भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। ओके, अब इसी के बेसिस पे देखिए हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 10.1। अगर मैं 10.1 एक्सरसाइज की बात करूं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर और दे रखा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में आपने इसको प्लेस करना है। तो हम पहले तो यहाँ पे डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो आपको पता है दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, राइट साइड पे ईस्ट, लेफ्ट पे वेस्ट। यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन होती है ईस्ट वेस्ट में, बट राइट साइड इज ईस्ट, लेफ्ट साइड इज वेस्ट, ठीक है। वेक्टर्स खासकर ध्यान रखना क्योंकि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। देन आपके पास आ जाती है, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट करनी है, मतलब 40 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट करनी है बाय डायरेक्शन 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखिए ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, बट आपको ईस्ट ऑफ नॉर्थ में जाना है। यहाँ पे टुवर्ड्स जो नॉर्थ है वो आपका डायरेक्शन रहेगा। अगर मैं यहाँ पे एक 40 किलोमीटर का एक डिस्प्लेसमेंट भी बनाती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओरिजिन से ही होगा। यहाँ तक 40 किलोमीटर मान लीजिए ये चल रहा है। हमने ऐसे ये लाइंस बना ली कि फर्स्ट लाइन 10 है, देन 20 है, देन 30 है, देन यहाँ पे 40 है। तो 40 की डिस्प्लेसमेंट चल रही है बट हमने इधर को एंगल बनाया है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री इधर को क्यों बनाया है, हम यहाँ पे ये नीचे भी बना सकते थे बट उन्होंने बोला है ईस्ट तो है बट ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। ये आपके पास एंगल बनेगा एंड दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंपल है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर। अब वही है कि आपको इनको क्लासिफाई करना है, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको 10 केजीज दे रखा है, केजीज है, उसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो वो क्या क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। या ये वाली चीजें आपको एमसीक्यू में ज्यादा आती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था।
देन आपके पास आ रहा है 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 मीटर यानी कि लेंथ भी दे रखी है, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है, नॉर्थ वेस्ट है तो आपको डायरेक्शन भी दे रखी है। सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आपके पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। देन आपके पास आ रहा है 40 डिग्रीज। अब 40 डिग्रीज तो किसी भी उसमें हो सकता है ना, डायरेक्शन में। सो 40 डिग्रीज को हम क्या बोल सकते हैं कि एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है। देन 40 वॉट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की, एंड पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आपका 40 वॉट आपके पास क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम, अगर आपको कूलम याद हो तो साइंस में कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, एंड चार्ज में कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन लास्ट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की बात करें तो ये आपके पास यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एन एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एंड फिजिक्स में अगर आपको पता हो एक्सेलरेशन को हम वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं, ठीक है। सो आपने ये चीजें आपको उसमें काम आएंगी एमसीक्यू में, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको लाइटली भी नहीं लेना बिल्कुल भी कि ये तो ऐसे ही है जस्ट ओरल क्वेश्चंस है, नहीं, ये एमसीक्यू में आते हैं इस चैप्टर में से, ओके। थर्ड आपके पास देखिए फिर से स्केलर एंड वेक्टर आपको बताना है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, कोई डायरेक्शन नीडेड नहीं है, स्केलर। डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस है, चाहे मैं नॉर्थ की तरफ जाऊं चाहे वेस्ट की तरफ साउथ की तरफ, वो स्केलर ही रहेगा। फोर्स की बात करूं तो फोर्स में मैग्नीट्यूड तो चाहिए, बट साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होती है, किस तरफ को आप फोर्स लगा रहे हो, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी में भी आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना है। वर्क डन, वर्क डन में आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही नीडेड होता है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देन आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपने इनके बेसिस पे ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है। हाँ जी, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर, ये कौन से हैं, कोलिनियर वेक्टर है। अब आंसर्स तो आपको लिखा हुआ है कि ट्रू है, ठीक है। अब सरताज क्या बता सकते हो, ए और माइनस ए वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कैसे हुए? नहीं पता मैम। सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, मैंने अभी जब रिवाइज कराया आपको याद है कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? नहीं, ओके। श्रेया आपको पता है कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? Ma'am, the lines that are parallel. हाँ, जो आपके लाइंस अगर मैं पैरेलल बना दूं, अगर वेक्टर्स को मैं पैरेलल रख दूं तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। और कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि अगर आपको पैरेलल रखने हैं तो उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि कौन सा वेक्टर लेफ्ट को जा रहा है कौन सा राइट को जा रहा है। अगर मैं दो डंडियों को पैरेलल रख दूं, ऊपर नीचे रख दूं, तो उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ जहां पे हमने कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन की थी। सो यहाँ पे देखिए मैंने आपको केसेस बताए थे कि ये फर्स्ट केस है, अगर टुवर्ड्स राइट जा रहा है पैरेलल तो है ना, कोलिनियर बोलेंगे। सेकेंड केस में बात करें तो एक लेफ्ट को जा रहा है एक राइट को जा रहा है बट पैरेलल है तो कोलिनियर बोलेंगे। थर्ड केस को बात करें तो ऊपर वाला राइट को और नीचे वाला लेफ्ट को, तो इन्हें पैरेलल बोलेंगे। सो पैरेलल वेक्टर्स यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स, और इनमें जो डायरेक्शन है वो मैटर नहीं करती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो ए वेक्टर है और जो ये माइनस ए वेक्टर है, इनमें डिफरेंस क्या हुआ? माइनस ए वेक्टर मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी तो इट मींस कि आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, तो उसको हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। तो अगर मैं ए वेक्टर बना दूं, मान लीजिए वो राइट साइड को जा रहा है, तो उसका नेगेटिव क्या होगा कि डायरेक्शन ऑपोजिट जा रही है, तो लेफ्ट साइड को दूसरा वेक्टर जा रहा है। तो अगर राइट और लेफ्ट में दोनों बना भी दूं, है दोनों ए ही वेक्टर, तो इनको मैं पैरेलल प्लेस कर सकती हूँ। पैरेलल में तो कोई इन पे दिक्कत नहीं आएगी, अगर डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है भी तो इनको मैं कोलिनियर वेक्टर बोल सकती हूँ क्योंकि ये पैरेलली प्लेस हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सरताज, समझ में आया? यस मैम। ओके। देन two collinear vectors are always equal in magnitude.
ये आपके पास आंसर फॉल्स है। हाँ जी, इसका आंसर भी अब सरताज ही देंगे क्योंकि ये लिंक्ड है। हाँ जी सरताज, फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि मैम अगर कोलिनियर हैं तो वो मतलब पैरेलल हैं तो उनकी लेंथ मतलब वैल्यू इक्वल हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, क्योंकि लेंथ तो छोटी बड़ी हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए एक मैंने छोटा वेक्टर बना दिया, एक लंबा वेक्टर बना दिया। अब है तो दोनों पैरेलल ना, लेंथ का क्या फर्क पड़ रहा है? मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर होंगे तो वो इक्वल ही होंगे मैग्नीट्यूड में, यानी लेंथ में इक्वल ही होंगे। तो जरूरी थोड़ी है पैरेलल करने के लिए लेंथ भी इक्वल करनी पड़े, जरूरी नहीं है। सो इसीलिए ये वाला चीज फॉल्स है। थर्ड आपके पास देखिए, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड होगा वो कोलिनियर होंगे। हाँ जी नव्या, एक्सप्लेन कर सकते हो इसका? आंसर तो आपको पता है कि फॉल्स है, सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैम कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि सेम हो। लेंथ कुछ भी हो सकती है। जो सेकंड वाला है उसी को उन्होंने फॉर्म करके ये थर्ड वाला बनाया है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट बात वो वही कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं, अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड यानी सेम लेंथ होगी तो वो कोलिनियर होंगे, जरूरी नहीं। ठीक है, अगर एक वेक्टर मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बना दिया, ए वेक्टर इधर को जा रहा है राइट साइड को, और बी वेक्टर ऊपर को जा रहा है, ये कोलिनियर थोड़ी हुए, पैरेलल थोड़ी हुए, इनका लेंथ दोनों का 2 है, लेंथ सेम है यानी मैग्नीट्यूड सेम है, फिर भी ये पैरेलल नहीं बन रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन इनकी ऊपर नीचे हो सकती है। सो अगर मैं बोलती हूँ कोलिनियर में डायरेक्शन मैटर नहीं करती, तो डायरेक्शन किस केस में मैटर नहीं करती है? कि अगर एक लेफ्ट में जा रहा है दूसरा राइट में जा रहा है तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती क्योंकि लाइंस अभी भी पैरेलल हैं। बट अगर मैं एक लाइन इधर टुवर्ड्स राइट बना देती हूँ और एक लाइन इधर टुवर्ड्स अपवर्ड बना देती हूँ तो ये पैरेलल थोड़ी हुई। सो मैग्नीट्यूड सेम होने से कोलिनियर नहीं होता है। देन टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अब देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही आपको ये ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं। आपको ध्यान से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बोला है दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल होंगे। इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? आपको इक्वल वेक्टर, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था equal vectors if they have same direction and same magnitude then they are equal। डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो वो इक्वल होंगे। अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट में बोला है टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होंगे। हाँ जी श्रुति, क्या लगता है क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मैम मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन तो सेम नहीं होगी। हाँ गुड, उन्होंने मैग्नीट्यूड सेम बोला है, डायरेक्शन तो नहीं बोली ना कि सेम होगी। अगर डायरेक्शन भी बोलते कि सेम होती है तो हाँ वो दो कोलिनियर वेक्टर इक्वल वेक्टर भी बन जाते, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है तो आपके पास वो इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। दैट इज व्हाई दिस कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो अभी तक आपको बेसिकली अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर अच्छे से पता है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, आपको स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस पता है तो आप अच्छे से कर सकते हो, बट अगर आपको यही नहीं पता है तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो वेक्टर की एबीसी पूरी सीखनी पड़ेगी। सो एबीसी का मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अब सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए कुछ हमें फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे कि वेक्टर में एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। और बहुत आसान एक्सरसाइज है, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका थ्योरेटिकल बेस था कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू के आंसर दे सकते हो, कौन सा स्केलर कौन सा वेक्टर, या फिर जैसे ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो भी बहुत आसान है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। आपके पास सेम वही फॉर्मूला लगाने हैं, बहुत ही आसान है। देखिए
अभी आपको क्वेश्चन करते ही समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको अभी नया नया लग रहा है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट वैसे बहुत आसान है ये चैप्टर। अब देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर बोला है, दो वेक्टर्स की एडिशन करनी है, ठीक है। पहले तो ये आप देख रहे होंगे कि ये कुछ अलग सा लग रहा है हमें, कि आई कैप लगा रखा है, जे कैप लगा रखा है, के कैप लगा रखा है, ठीक है, ये क्या चीज है। तो सबसे पहले इस चीज को समझाने के लिए मैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक आपको समझा देती हूँ। देखिए, अगर आपके पास आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ये बेसिकली कुछ नहीं है। हमने यहाँ पे अगर मैं ये एक्स वाई जेड डायरेक्शंस लेती हूँ 3D ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे हम टुवर्ड्स, अगर मैं एक्स जा रही हूँ तो मेरे पास आई कैप चल रहा है, टुवर्ड्स वाई जा रही हूँ तो उसको मैं जे कैप से नाम देती हूँ, टुवर्ड्स जेड जा रही हूँ तो उसको मैं के कैप से नाम देती हूँ। तो इसीलिए जब भी आप एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे साथ में आप आई कैप लगाएंगे, ये लिखने का तरीका है वेक्टर में। अगर आप वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो जे कैप लगाएंगे, अगर के जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो के कैप लगाएंगे। तो इस तरीके से हम एक वेक्टर को लिखते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास आर वेक्टर है तो मैं लिखती हूँ एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और अगर मुझे आर वेक्टर का ही मॉड्यूलस निकालना हो तो मैं क्या करती हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी जो आई कैप का कॉफिशिएंट होगा एक्स का स्क्वायर, जो जे कैप का कॉफिशिएंट होगा वाई का स्क्वायर, जो के कैप का कॉफिशिएंट होगा वो जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूलस निकालते हैं, ये चीज आपके क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। तो अब इससे एडिशन सीखते हैं कि एडिशन कैसे होगी। अब एडिशन में देखिए, मान लीजिए मैंने एक आपको दे दिया ए वेक्टर और एक आपको दे दिया बी वेक्टर, ये मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। ये क्वेश्चन आपको दिया होगा कि ये आपका ए वेक्टर है, ये आपके बी वेक्टर की वैल्यू है। अब मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, यानी दो वेक्टर को ऐड करना है। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए, आई कैप में आई कैप ऐड कीजिए, जे कैप में जे कैप, के कैप में के कैप। तो इधर देखिए, इन दोनों के आई कैप क्या है, 3 आई कैप 5 आई कैप, ऐड करके 8 बन गया। इधर 2 + 2 ऐड करके 4 जे कैप बन गया। इधर 5 + 9 ऐड करके 14 के कैप बन गया। बहुत ही आसान है। अब सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से आसान है। सब्ट्रैक्शन में अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है तो माइनस कीजिए। देखिए, 3 - 5 करेंगे तो 2 आई कैप, इधर 2 - 2 करेंगे 0 जे कैप, इधर 5 - 9 करेंगे तो -4 के कैप। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसे करते हैं, इसको ट्राइंगल लॉ एक आपकी बुक में मेंशन किया है। ट्राइंगल लॉ कुछ नहीं है, अगर आपको ए वेक्टर दिया हुआ है एक साइड पे और बी वेक्टर दिया है दूसरी साइड पे और आपको तीसरी साइड निकालनी है, तो हम यहाँ पे एडिशन में ट्राइंगल लॉ को इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरीके से देखिए, अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन में भी वही है। सब्ट्रैक्शन में फर्क क्या होता है कि यहाँ पे ए में से माइनस बी वेक्टर हो रहा है, तो ए वेक्टर हमने इधर बना दिया और ये दूसरा हम क्या लेंगे, माइनस बी वेक्टर। और तीसरी साइड हम कैसे निकाल सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये भी आपका ट्राइंगल लॉ कहता है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या था, यहाँ पे दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर पॉजिटिव है, इनको ऐड किया, एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ए वेक्टर पॉजिटिव है, बी वेक्टर नेगेटिव है, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ही बनेगा, तो उसको हम ट्राइंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें पैरेललोग्राम लॉ भी आता है। पैरेललोग्राम लॉ में आपने क्या करना है, देखिए, अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये मैंने दो साइड्स ऐसे इमेजिनरी बना रखे हैं बिकॉज पैरेललोग्राम में हमें रिप्रेजेंट करना है, बट हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं कि एक ए वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक बी वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ऐसे केस में अगर पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो आपके पास बेसिकली, अगर आपको डायगोनल निकालना है, सो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपको पैरेललोग्राम की फॉर्म में दे रखा है और डायगोनल निकालना है तो वो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जैसे हर बार हम सेट्स में भी करते थे, प्रॉपर्टीज करते थे हम कि प्रॉपर्टीज कैसे सेट्स ऐड हो सकते हैं, क्या क्या है, वही चीज यहाँ पे वेक्टर्स में भी अप्लाई होती है। तो वेक्टर्स में भी देखिए, जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करती हूँ, जो मेरा आंसर आएगा वही आंसर बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करने से आएगा। सो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ये कहाँ काम
काम आएगी? आपके एमसीक्यूज में काम आ सकती है। आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि क्या ये ट्रू है, तो यस इट इज ट्रू। इसमें वेक्टर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगती है। एसोसिएटिव समझिए कि जैसे a प्लस बी मैं करूं और उसमें c वेक्टर ऐड कर दूं, तो जो आंसर आएगा वही मेरा b प्लस सी वेक्टर को ऐड करने पे, और अगर उसमें a ऐड करूं तो सेम आए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी छोटे होते से पढ़ते हैं, इसी तरीके से लगती है। वही सेम प्रॉपर्टी हम वेक्टर के ऊपर लगा रहे हैं, बस फर्क इतना है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेक्टर के केस में भी ट्रू होती है एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ट्रू होती है। देन हमारे पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी वेक्टर में कुछ ऐड करूं तो वो वेक्टर खुद ही बन जाए। यानी ए वेक्टर में मैं कुछ ऐसा ऐड करूं कि आंसर भी ए वेक्टर आए। यानी ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं? जीरो वेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो आंसर ए वेक्टर ही आएगा। और इस केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई? जीरो वेक्टर इज कॉल्ड दी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या है कि मैं ए वेक्टर में कुछ ऐसा ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो वेक्टर आए। तो ए वेक्टर में क्या ऐड करेंगे कि जीरो आ जाए? माइनस ए वेक्टर, तभी तो दोनों जीरो बनेंगे। सो ए वेक्टर में अगर मैं माइनस ए वेक्टर ऐड करूंगी तो आंसर जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस ए को क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें काम आएंगी। देन हम मल्टीप्लीकेशन भी सीख लेते हैं, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने सीख ली, अब मल्टीप्लीकेशन भी सीखते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन में अगर पहले मैंने मान लीजिए ये मैंने ए वेक्टर बनाया, ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे ऐसे लाइन लगाई, ये मेरा इतना लेंथ जो है वो ए वेक्टर का है, यानी कि ये दो पार्ट्स हैं ए वेक्टर में। ओके, अब यहाँ पे मैंने अगर हाफ कर दिया इस ए का, इसी ए वेक्टर का आधा कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ आधा पार्ट ही रह जाएगा। ये हाफ ऑफ ए बन गया। यानी यहाँ का जो लेफ्ट पार्ट है ये वाला तो मेरा गायब हो गया, ये वाला लेफ्ट पार्ट सिर्फ आधा रह गया वो वेक्टर। ठीक है, एक डंडी को आधा कर दीजिए, बस उसी को हम वेक्टर की फॉर्म में देख रहे हैं। सो ए वेक्टर को मैंने हाफ कर दिया तो इतना सा रह गया। अब मान लीजिए अगर मैंने 2a वेक्टर लिखा हुआ है, मेरे पास एक वेक्टर है 2a। 2a में कितने हैं? 3 पार्ट है, और डायरेक्शन देखिए किधर को जा रही है? राइट साइड को जा रही है। इसी 2a को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो अभी भी 3 पार्ट ही रहेंगे उस वेक्टर के, बट डायरेक्शन किधर को चलेगी? अब देखिए उल्टी होगी, क्योंकि नेगेटिव कर दिया ना मैंने उस वेक्टर का। नेगेटिव करना मतलब डायरेक्शन उल्टी कर देना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को चला गया वो वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही देखिए अगर ये ए वेक्टर चल रहा था, इस ए वेक्टर को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1 को ए वेक्टर से करोगे तो वो ए वेक्टर ही रहेगा, यानी ये वेक्टर भी देखिए सेम ही चल रहा है। बट अगर मैं इस ए वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन किधर जा रही थी? टुवर्ड्स राइट साइड जा रही थी। बट इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो तो नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट चले जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ओके, बस ध्यान रखना है जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन दूसरी तरफ को चले जाएगी। ओके, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मैंने आपको समझाई दी है। तो अभी तक जो टॉपिक्स किए हैं ये टॉपिक्स आपके एक्सरसाइज 10.2 में काम आने वाले हैं। सो 10.2 एक्सरसाइज देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत स्कोरिंग एक्सरसाइज है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना, हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वही लग रहा है। देखिए आपको बोला है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैंने तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही आपको समझा दिया था कि अगर मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स क्या होगा? ए में देखिए जो आई कैप के साथ है वो एक्स होता है, अब आई कैप के साथ क्या है? 1, तो इधर 1 स्क्वायर। जे कैप के साथ वाला, तो जे कैप के साथ 1 है तो वो आपके पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। के कैप के साथ वाला वो भी 1 है तो 1 स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू, तो तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? अंडर रूट 3, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ऐसे अगर मुझे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, रिप्रेजेंटेशन भी साथ में नोट करते जाओ। जब ए के ऊपर एरो डाला दिस मींस योर ए वेक्टर,
इस एरो के साथ साथ मैंने ये दो डंडियां भी डाल दी, दिस मीन्स मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर बी वेक्टर डाला हुआ है तो बी के ऊपर सिर्फ एरो है, बट बी वेक्टर के साथ ये दो डंडियां भी लगा देंगे, यानी दिस मीन्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर। यहाँ पे z के साथ -7 है, y की वैल्यू -7। इधर k के साथ -3 है तो k की वैल्यू z की वैल्यू -3। अब इनका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके ऐड कीजिए √62। ऐसे ही c वेक्टर निकालना है, देखिए इधर i के साथ 1/√3 यानी x स्क्वायर, इधर z कैप के साथ 1/√3 यानी कि y स्क्वायर, इधर k कैप के साथ -1/√3 यानी कि z स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दीजिए तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 3/3, 3/3 यानी कि 1। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आंसर 1 आता है तो हम उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आपको कई बार एमसीक्यू में ऐसा दिया भी जा सकता है कि हमने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, उसका आंसर 1 है, सो व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आसान है ये हमारा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स निकालो जो डिफरेंट हो बट मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब आप इमेजिनरी कुछ भी लिख सकते हो, बस ध्यान क्या देना है कि आप आई और जे को इंटरचेंज कर दो। जब आप आई और जे के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे ना, तो आपके पास जो वेक्टर आएंगे उनके हमेशा मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, बट आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इमेजिनरी लिख दिया कि मेरा ए वेक्टर जो है वो क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर मैंने लिख दिया 3i कैप प्लस 2j कैप। सिर्फ मैंने i कैप और j कैप के कोफिशिएंट को अलग अलग किया, उधर 2 पहले इधर 3 पहले। अब मैंने जब इनका मैग्नीट्यूड निकाला, क्योंकि बोला ना मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए इधर i के साथ क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर 4, इधर j के साथ क्या है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर 9। तो इसका जब हम करेंगे तो √13 आ रहा है। ऐसे ही अगर मुझे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखिए i का साथ क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, इधर j कैप के साथ क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर भी मेरा √13 आ रहा है। सिर्फ हमने वेक्टर जो है वो डिफरेंट लिखे। अब मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि ये वाला a कैप और ये वाला ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर उनकी वैल्यूज सेम है। वैल्यूज तो सेम नहीं है, अलग अलग दिख रही हैं, बट मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आ रहा है। आपका मन करे कुछ और निकालो, ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, कुछ भी वैल्यू डालो, कुछ भी अलग से वेक्टर बनाओ, बस मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, अब सेम डायरेक्शन की बात क्या आती है कि आपके पास जो i है, जो j है, जो k है, इनकी अगर देखिए यहाँ पे रेशो, देखिए आपके पास रेशोज सेम आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ए वेक्टर लिखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि डायरेक्शंस देनी है तो तीनों एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन होनी चाहिए, तो तीनों हम वेक्टर लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। इधर बी वेक्टर मैंने लिखा तो भी तीनों दी आई कैप जे कैप के कैप, फर्क क्या है साथ में 3 3 कॉफिशिएंट दे दिए। अब इन दोनों की अगर मैं रेशो निकालूंगी तो इधर देखिए इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका अपॉन 3 1/3 हो जाएगी, इसका कॉफिशिएंट 1 है अपॉन 3 1/3, इसका कॉफिशिएंट 1 है अपॉन 3 1/3। तो जब आपके पास रेशो सेम आ रही है देन आपको पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन सेम होगी, बट ये वेक्टर्स तो अभी भी डिफरेंट है। देखने में मैं नहीं कह सकती हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज जो है वो सेम है, नहीं वो अलग है। बट अगर आपको डायरेक्शन सेम करनी है तो आपने याद रखना है कि आपने रेशो सेम बनानी है जो उनके कॉफिशिएंट की आएगी। तो अभी अगर मैं x की रेशो देखती हूँ वो भी 1/3, y भी 1/3, j जो आपका z है वो भी 1/3। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। जब वेक्टर्स इक्वल दिए हुए हैं मतलब उनकी डायरेक्शन भी सेम, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम। अब दोनों वेक्टर इक्वल दिए हैं, जैसे हम मैट्रिसेस में करते थे ना, इक्वल मैट्रिसेस है तो दोनों को हम इक्वेट कर देते थे और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को करते थे हम इक्वेट। सो दोनों मैट्रिसेस को जैसे करते थे ऐसे ही दोनों वेक्टर्स हमारे पास इक्वेट हम कर देंगे, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो x का कॉफिशिएंट है यानी एक्स आई कैप वो किसके साथ कंपेयर होगा 2i कैप के साथ,
सो आई कैप कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे 3j कैप किसके साथ कंपेयर होगा, yj कैप के साथ, j कैप कैंसिल, y इज इक्वल टू 3r। सो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन है आपके। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट 2,1 है और टर्मिनल पॉइंट 5,7 है। अब हमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के नाम नहीं पता, तो हम यहाँ पे इनिशियल पॉइंट को a ले लेते हैं और टर्मिनल पॉइंट को मान लीजिए b ले लेते हैं। हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब इतना तो समझ में आ रहा है ना कोऑर्डिनेट देख के कि सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट यहाँ पे नहीं दे रखा, ठीक है। तो अब जब भी मुझे वेक्टर बताना है, जैसे मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए थे ए बी, अगर मुझे इन्हें वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, ए बी वेक्टर, तो कैसे लिखना है? देखिए आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फार्मूला करते थे, तो भी जब ए बी डिस्टेंस लिखते थे, ए बी लिखते थे, तो हम वहां पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के करते थे, हम ऐसे ही नहीं लिख देते थे ए बी। तो यहाँ पे भी जब हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं तो ऐसे ही नहीं लिख सकते, उसका भी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है उसका? देखिए, जो अगर आप ए बी वेक्टर ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, इधर -5 में से -2 करना है, यानी आपके पास x2 - x1 आपने करना है, -5 - 2 -7 आई कैप। ऐसे ही आपने y2 - y1 करना है, यानी 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6j कैप। अब क्योंकि x और y है तो आपने साथ में ध्यान रखना है कि x वाले के साथ i कैप, y वाले के साथ j कैप। और ये अगर मैं बात करूं, इन्होंने बोला ना स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों लिखो। अब ये ए वेक्टर की बात करूं, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्शन भी बताई है कि ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो डायरेक्शन भी बताई है, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। अगर मुझे सिर्फ स्केलर कंपोनेंट बताना है तो मुझे सिर्फ वैल्यू बतानी है, मुझे डायरेक्शन नहीं बतानी। सो वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 6, तो ये मेरा क्या है, स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। सो लिखने में भी आपको समझ में आया होगा कि स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है। स्केलर में सिर्फ आपने वैल्यू लिखनी है, बट वेक्टर में आपने आई कैप, जे कैप ये भी लिखना है, क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, होप आपको समझ में आए होंगे।